जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो गबोल साहब। सर, आपसे सवाल बड़ा अहम ये, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी पे तो अब हम थोड़ी देर में आते हैं। जो आपने PDM के बैनर तले आपकी तमाम इत्तेहादी जमातों ने जलसा किया लाहौर के अंदर, कितनी कामयाबी आप अपनी इसके अंदर और PDM की कामयाबी इसके अंदर देखते हैं आप? मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। हालांकि हुकूमत ने बहुत जोर लगाया, मीडिया के थ्रू जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की। 2 बजे से ही चंद मीडिया ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि जलसा नाकाम हो गया है, लेकिन सबने फुटेज देखा और मैं समझता हूँ कि जो हमारे तवक्कात थे उससे बढ़कर ये जलसा हुआ है। और जो ये कहते हैं कि ये जलसा नाकाम हुआ है, वो ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है। मीडिया को भी उनको चलाना है, मीडिया हाउस भी उनको चलाना है, उनकी अपनी एक मजबूरी है। लेकिन खुद हुकूमत के लोग कहते हैं कि इसमें जो है PDM को जो फायदा मिला है, क्योंकि देखिए कोरोना का डर, सर्दी, उसके बावजूद अगर 50-60 हजार लोग जमा होते हैं एक 12 एकड़ की जगह पे, तो मैं समझती कामयाबी है। और जो मकसद, जिस मकसद के लिए हमने ये जलसा रखा था, वो मकसद हमें हासिल हो चुका है। आपने देखा कि आज हुकूमत परेशान है, मार्च के बजाय फरवरी में सेनेट इलेक्शन करा रहे, इतनी जल्दबाजी में उनकी घबराहट इसी में नजर आ रही है। अच्छा, ये बताएं गबोल साहब कि कुछ बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की, जिसके खिलाफ आपका ज़ाहिर ये एहतजाज था। आज जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसके अंदर वज़ीर आज़म ने अंदिया दिया कि वो गैस पेट्रोलियम से रिलेटेड जो क्राइसिस चल रहा है वो कंपनीज़ का लाइसेंस मनसूख कर देंगे। वज़ीर आज़म ने इसके हवाले से कमीशन बनाया, उस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के अंदर उनकी फाइंडिंग्स ये कहती थी कि जी ओगरा को डिज़ोल्व कर दिया जाए। उसकी फाइंडिंग्स ये भी कहती थी कि जो सेक्रेटरी हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। उनकी फाइंडिंग ये भी कहती थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन कंपनीज़ के साथ जिनके साथ इस वक्त गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ है। उसके अंदर एक कंपनी का उन्होंने जिक्र भी किया है। ये बताइए कि जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, कभी आटा बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी गंदम का बहरान है, और अब मुल्क के अंदर गैस का शदीद किस्म का बहरान है। वज़ीर आज़म साहब के कंट्रोल में नहीं चीज़ें आ रही या उनको मिसगाइड किया जा रहा है? एज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज ए सियासतदान मेरा आपसे सवाल है। देखिए, एक सियासतदान के तौर पर भी नहीं, एक आम आदमी के तौर पर मैं जवाब दूंगा। क्यों आम आदमी जो है परेशान है, क्यों आम आदमी बेजार है, क्यों आम आदमी कह रहा है कि जी ये हुकूमत को जाना चाहिए? उसकी वजह ये जो आपने अपने मिनटों में बताया, ये जो शदीद बुरान, इस वक्त सर्दी आप देखें मुल्क के अंदर, इस सर्दी में गैस नहीं है, खाना नहीं पक रहा है, हीटर नहीं चल रहा है। आप ओगरा की जो आपने सूरत बताई है, मैसिव करप्शन हुआ है ओगरा में, मैसिव करप्शन, और उसका फाइंडिंग्स भी आए हैं, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि आज काबीना के मेंबरों ने कहा ये एक्शन लें, और अभी तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। चीनी चोर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, आटा चोरी हुआ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने 7 दफा जो है फाइनेंस डिवीजन को लिखा है महंगाई के ऊपर मुझे ब्रीफिंग दो, लेकिन अभी तक फाइनेंस डिवीजन ब्रीफिंग भी नहीं दे सकी है कि ये महंगाई की असल वजह क्या है। बहुत दफा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है महंगाई को कम करने की, लेकिन वो नाकाम हुआ है। तो मुझे बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर या जो हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं पहुंचा सकता है और स्टोन एज की तरफ हमें वापस धकेल दिया है, यानी दुनिया कहां से कहां आगे जा रही है। हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है 11.9% महंगाई है, बांग्लादेश की 5% है, अफगानिस्तान की 0.5% है। हम पूरे खित्ते में जो है हम यानी क्या दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में कैसे हुक्मरान है जो लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर देखिए, वो ये कहते हैं, मेरी गुजारिश सुनिए, वो ये कहते हैं कि ये जो भी खराबी है ये अपोजिशन की हुई है। अगर हम बात कर लें इस वजारत पेट्रोलियम की, तो इसमें अभी जो उमर यूब साहब मौजूद हैं, जो इसके रूह रवां हैं, जो इसके अंदर फैसले ले रहे हैं, और उनके मावन बाबर साहब वहाँ पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म के, उनका कहना ये है कि ये जो LNG और फर्नेस ऑयल है, इनके अंदर से ख़राबी कोई हमारे आते नहीं हुई, ये पुराना मामला चलता आ रहा है। यानी कि बात वहीं पे आ जाती है कि गवर्नमेंट कहती है जो माजी में हुकूमतें जा चुकी हैं वो हर सेक्टर के अंदर इस हद तक ख़राबियां करके जा चुकी हैं कि उसको ठीक करने के लिए 5 साल जो है वो शायद इनफ नहीं है। तो इसको कैसे नैरेटिव को आप काउंटर करेंगे? 2.5 साल में आपने LNG के केस के ऊपर शायद खाका अब्बासी को जेल भेजा आपने। इस 2.5 साल में आपने अभी तक इस बहरान पे काबू नहीं पा सके। आप कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत का तोहफा है, तो भाई 2.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। आप उस डायरेक्शन को तो दुरुस्त करते, उस
तो दुरुस्त है, लेकिन आपने उसको 0.0% भी नहीं किया। अगर आप कहते हैं पिछली हुकूमतों की वजह से ये महंगाई है, तो आपने IMF के सामने कहा कि हम जो है भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर आप भी कहते हैं कि हमने देर कर दी IMF से भीख मांगने पे। तो अब हम मुझे बताएं कि एक इमेच्योर स्टेटमेंट अगर आता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर के वजीरों की तरफ से, तो हमारा जो जिसको चोर डाकू कहते हैं पिछली हुकूमत को, पिछली हुकूमत में तो ये चीजें नहीं थी। अगर जो भी है नवाज शरीफ साहब को अगर हम इस चीज का क्रेडिट ना दें, तो मैं समझता हूँ बड़ी नाइंसाफी होगी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है ये लोड शेडिंग खत्म हुआ, और फिर आज देखें कि ये बिजली का लोड शेडिंग अभी तक चल रहा है। सर्दियों में भी बिजली का लोड शेडिंग चल रहा है, गैस का भी लोड शेडिंग चल रहा है। सर वो गैस और बिजली की लोड शेडिंग कहते हैं, KL इलेक्ट्रिक ने हमसे एक अर्जेंटली एक डिमांड कर ली, उन्होंने कहा कि जी हमें फ़ौरन जो है वो गैस चाहिए। इस वजह से हमने कुछ ऐसी डिवीज़न की गैस की जिसकी वजह से जो है वो कमी हो गई, और फिर जिसका जो है रिजल्ट लोड शेडिंग के ऊपर भी आ रहा है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब आप देखें ये जो शायद खान नबाती ने कल भी बात की कि 400 अरब का नुकसान हुआ LNG के हवाले से, वो आप देखना है कि मतलब LNG गया कहाँ? हमने हमारी हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की, हम तो ईरान से लेकर आ रहे थे, आपने वो मादा खत्म कर दिया, आपने वो अग्रीमेंट खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अब इस हुकूमत को घर लाजमी इनको भेजना है, क्योंकि अगर ये मजीद रहेंगे तो मजीद इकोनॉमिकल क्राइसिस इस मुल्क में पैदा होंगे। लोग बाका कशी पे आ चुके हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं, खुदकुशी पर आ चुके हैं, घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है, पब्लिक बाहर आ रही है, पब्लिक पागल नहीं है जो इस सर्दी में, इस कोरोना में हजारों की तादाद में जो है मीनार पाकिस्तान आए। और अब जब ये तहरीक चलेगी, ये इनको बड़ा शौक है ना फरवरी में इलेक्शन कराने का। मैं समझता हूँ कि सेनेट का इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, और ये जो इनको ये राय दे रहे हैं ना, जो इनके ये एडवोकेट जनरल और ये जितने भी इनके माहिर कानून दान है, इनको करके देख ले। जब आपके इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है ही नहीं, आप इलेक्शन कैसे करा सकते सेनेट का? इनको सिर्फ सेनेट चाहिए, इनको सिर्फ अपने मफाद के लिए सेनेट चाहिए, ताकि ये जो चाहे जो बिल चाहे पास करे। लेकिन मैं भी इनको बता दूं, हमारी पार्टी ने, हमारी ऑपोजिशन ने ये तय किया है कि हम सेनेट के इलेक्शन होने नहीं देंगे। अच्छा ये बताएं सर कि PDM का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मार्च तो आप लोगों ने करना है, फरवरी के आगाज़ में गालबन या फरवरी के आखिर में उसका जो है वो कहा जा रहा है। ये बताइए कि इससे कौन से मकासद आप हासिल करेंगे, क्योंकि मार्चेस ने रिज़ल्ट जो है वो गवर्नमेंट के जाने की सूरत में कभी दिए नहीं है अभी तक की, तो पाकिस्तान की तारीख यही कहती है। देखें, तहरीके पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज हुई है। अब आप कंप्रोमाइज को क्या जोश भी समझे, हम कंप्रोमाइज नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। और मैं आपको बताऊं कि हमने भी ये सोचा है, और ये फैसला अनकरीब PDM के इजलास में होगा, कि अगर ये जल्दबाजी कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन को ये फरवरी में ला रहे हैं, तो हम हो सकता है कि जो 31 जनवरी की तारीख है, हम उसको 31 दिसंबर कर लें, या फिर हम उसको जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कर लें। लेकिन हमारी तहरीक जरूर, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल है। पूरे डिवीजन, जितने भी पाकिस्तान के डिवीजन है, सारी डिवीजन से तैयारियां मुकम्मल है, और विद इन 48 आवर्स ये लॉन्ग मार्च शुरू हो सकता है। और 4 दिन के अंदर ये लॉन्ग मार्च कराची से लेकर इस्लामाबाद पहुंच सकता है। तो हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। इस हुकूमत से छुटकारा दिलाने के लिए अवाम किताब है, और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी होगी जब हम पहुंचेंगे यहाँ पर धरने के साथ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान रेजिस्ट कर पाएगा। अच्छा ये बताएं, बड़ा एक सर अहम नुक्ता है, हो तो ये बात अब पुरानी गई है, लेकिन चूंकि PDM ने एक दफ़ा से दोबारा मोमेंटम क्रिएट किया और इस चीज़ की बाज़गश्त है, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जलसे से खिताब भी किया। आपको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी आपने जिक्र किया कि जो चीनी चोर है, आटा चोर है, उसके बारे में कप्तान कुछ करते नहीं है। जो है जैसे है, उन्होंने किसी तरह तरीन साहब को घेर के वापस पाकिस्तान ले आए और उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी और उनके ख़िलाफ़ एक जो घेरा तंग करने वाली चीज़ है वो अपनी जगह है, या वो चल रही है, या वो ही इज़ ऑन द ग्राउंड। आपको लगता ही है कि आपके जो एलाए हैं उनको पहले होम ग्राउंड पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछ रहे हैं, जाती तौर पर जी जाती तौर पर बिल्कुल होना चाहिए। जाती राय मेरा अपना यही है, पार्टी का राय ज़ाहिर है डिफरेंट होगा।
पार्टी की राय ये है कि वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और वो इस उम्र में आकर, इस बीमारी में आकर मजीद अताब का शिकार होंगे। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर हमारी लीडर शहीद बेनजीर भुट्टो को पता था कि उनके ऊपर अटेम्प्ट होंगे, मर्डर अटेम्प्ट होंगे, वो बहादुरी से आकर उन्होंने मुकाबला किया है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते तो चीजें मुख्तलिफ होती। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, जो नवाज शरीफ ने के एब्सेंस में जिस तरह मरियम नवाज पार्टी को चला रही है और इस मोमेंटम को चला रही है, बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से दो नौजवान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल और दूसरी तरफ पीएमएल नून के मरियम, ये दोनों बहुत जबरदस्त किस्म के जो है मोमेंटम चला रहे हैं और इनका जज्बा देखकर कौम इनके साथ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नबील कबूल साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आपके वक्त शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। मिस मुसर्रत, आपसे बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल वो ये है कि पहले हमने देखा आटे का बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान और अब मुल्क के अंदर गैस का बहरान है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने सख्त किस्म के जो है वो रिमार्क्स दिए और उसने अकाउंटेबल ठहराया, ओगरा को डिज़ोल्व करने का कहा, सेक्रेटरी साहब के खिलाफ एक्शन का कहा और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर एक और कमेटी बना दी। ये बताइए कि इन लोगों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट में भी जहाँ जहाँ भी किसी की नालायकी, किसी की बदनीति या और भी जो भी मुहर्रकात है, उनकी वजह से जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसके ऊपर ना सिर्फ बर वक्त एक्शन लिया जाता है बल्कि अवाम को भी उससे आगाह किया जाता है थ्रू मीडिया। तो अभी देखें, जो आपने अभी जो केस बिल्ड किया है, आटे का क्राइसिस पंजाब का नहीं था, इट वाज ट्रेवल्ड फ्रॉम सिंध एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फेडरल की जो आपकी गवर्नमेंट, उन्होंने मिलकर इस पे ओवरकम किया। जहां तक चीनी की बात है, तो चीनी माफिया पिछले 72 सालों में आपके मुल्क के ऊपर एक कार्टेल की शक्ल में मुसल्लित थे, उसको हमने वंस फॉर ऑल डिसॉल्व किया। आपको पता है कि 31 रुपए एवरेज हमने चीनी ना सिर्फ कम की है बल्कि इस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में जो क्रशिंग सीजन है उसमें तमाम शुगर मिलें काम कर रही हैं, क्योंकि हमने एक लेजिस्लेशन की है जिसके तहत यौमिया सीजन के अंदर अगर कोई भी अपनी शुगर मिल बंद करेगा तो उसको 50 लाख रुपए फाइन पर डे है। यही वजह है कि किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। एक भी अगर कोई शिकायत मौसूल होती है जो साबित हो जाए कि ठीक थी, तो उस पे भी हैवी फाइन्स हैं। 50 लाख इज द मिनिमम फाइन। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आज उसका फायदा किसान को ये हुआ कि किसान का गन्ना जो कि उसका वेट कम हो जाता था, इंतजार करते करते लोडर्स के ऊपर किराए बढ़ जाते थे, चूंकि वो डिले होता था, उनसे लेती नहीं थी शुगर मिले और डबल नुकसान होता था, फिर मनमानी कीमतों पे ब्लैक मेलिंग करके लेते थे। तो इसलिए उसको बहरान नहीं कहना चाहिए, उसको हमने वन फॉर ऑल लेजिस्लेशन कानून की मदद से सेटल कर दिया। जहां तक रहेगी चीनी की कीमत, वो तकरीबन एवरेज मुल्क में 75 से 80 रुपये में मिल रही है, जिसको मजीद हम इंशाल्लाह कोई 20 रुपये इसमें मजीद रिडक्शन होगी। जहां तक रहेगी आटे की बात, आटे का कोई अब किसी किस्म का क्राइसिस नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड फिर नालायक सिंध की गवर्नमेंट ने जिस तरह से उन्होंने गंदम को प्रॉपर प्रिक्योर नहीं की और अगर वहां हमें अपने छोटे सूबों को फीड करना पड़ा तो पंजाब करेगा और फेडरल गवर्नमेंट इस पे करेगी। जहां तक रहेगी ये बात, इसमें देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप जो भी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उससे हमारी इस्लाह होती है, लेकिन आपको ये बात भी साथ बावर करना होगी कि कोई भी चीजें जिसमें कमी कोताही पाई जाती है उसको हम छुपाते नहीं है, हम उसको टेबल करते हैं और उसके ऊपर जो भी फिर एक उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो रियलिटी होती है उसके तहत आवाम को भी आगाह करते हैं थ्रू मीडिया, और जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको भी फिक्स करते हैं। तो अब ये बताएं मुसर्रत साहबा, जो LNG का जो गैस का क्राइसिस है पूरे मुल्क के अंदर है, जो पेट्रोलियम है उसकी मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी हमने गैस महंगी निर्खों पर नहीं खरीदी, गालिबन $12 के करीब जो है पर बैरल ये गैस खरीदी गई, और अगर हम दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसला कर लेते तो $6 पर बैरल पे गैस खरीदी जा सकती। इस सारी अमाउंट
کا خمیازہ ظاہر ہے عوام بھگت رہی ہے. مہنگے داموں جب خریدا گیا تو بجٹ کے اوپر ظاہر ہے اس کا تمام اثر پڑا ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ تو ہو گئی جو آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی. اب میں بات کرتا ہوں جو ڈپارٹمنٹس یا منسٹریز آپریٹ کر رہی ہیں, ہمارے ہاں افیکٹو جو یا اسمارٹ وے آف جو ورک ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمیں 2.5 سال ہو گئے, یعنی آدھا ٹینیور ہو چکا ہے, تو ابھی بھی کیا مطلب نیٹ پریکٹس جاری ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ ڈیسیجن نہیں 2018 میں ٹھیک نہیں لیا گیا, 19 میں نہیں لیا گیا اور اب 20 میں نہیں لیا گیا, اور تینوں ادوار کے اندر مہنگی جو ہے وہ خریدی گئی, LNG فرنس آئل مہنگا لیا گیا؟ دیکھیں مرتضیٰ, ابھی والی جو چیز ہے اس میں کمیٹی صرف پرائم منسٹر صاحب نے اسی لیے تشکیل دی ہے کہ حقائق سامنے آئے. ابھی دیکھیں کوئی بھی قبل از وقت بات کرنا, پھر اس کے بعد وہ بہت ہی غیر ذمہ داری والی بات ہوتی ہے, اور یہ بات آپ اس پہ گمان بھی نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کسی بھی قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو چھپائیں گے. نمبر 1. لیکن یہ انہوں نے کمیٹی پہ کمیٹی بنائی ہے. دیکھیں میں عرض کر لوں, نہیں ایسے بالکل بھی ایک انکوائری کمیشن انہوں نے بنایا, اس نے فائنڈنگ دی. انکوائری کمیشن کی بھی جو بھی فائنڈنگز آئیں اس کے اوپر ایکشن ہوئے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جہاں جہاں ہم نے انکوائریز کی ہیں اس کے ریزلٹس عوام کے سامنے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا آپ کے سامنے, ہماری جو اپوزیشن تھی وہ کتنے واویلے اور کتنا شور مچایا کہ چینی کا کوئی اس کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. رپورٹ ہم لے آئے تو انہوں نے کہا اب ایکشن نہیں ہوں گے, ایکشن کر لیے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آج بھی چینی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اس طرح جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے, اس کا اگر بینیفیشری آپ کی عوام ہے تو پھر ان کو خود ہی اس بات کی سمجھ آتی ہے. جہاں تک اس کی بات ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. میں خود ایک میٹنگ میں موجود تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ باور کیا ہے کہ ود ان نو ٹائم ایز ارلی ایز پاسبل اس کی رپورٹ آ جائے گی اور اس کے تحت اگلی ساری ڈیسیژن میکنگ کی جائے گی. باقی جو مرتضیٰ آپ بات فرما رہے ہیں, دیکھیں آپ کے نے یہ کہا کہ 70 ایئرز ورسز 2.5 سال کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عوام کو ہم سے توقعات اتنی زیادہ, اور ان کی توقعات اس لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے ان سے یہ پرومسز کی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں مرتضیٰ جو سمجھنے والی ہے, آپ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ اس میں خالی پالیٹیشین یا خالی کوئی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی کرپٹ نہیں ہوتا. یہ سسٹم اتنا گھمبیر ہے, اتنا یہ سسٹم پرو کرپشن ہے, اتنی اس کے اندر رکاوٹیں ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو 70 سالوں کا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ خود بینیفیشری ہوتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں. یعنی کہ کرپشن کا بینیفیشری اگر ماضی میں سارے پالیٹیشینز رہے ہیں تو ان کے سہولت کار تو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. سو ان کو ڈیل کرنا ہمیں جو تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہے, انفیکٹ وہ ڈیلے نہیں ہے. کہ ایک نئی چیز, نیا ڈپارٹمنٹ نئے سرے سے کھڑا کرنا از ٹرولی ایزیئر بجائے اس کے کہ ہم جو ایگزسٹنگ جو گلا سڑا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال نہیں سکتے, اور اس کے ریفارمز کے تھرو, لیجسلیشن کے تھرو نیٹ اینڈ کلین کرنا. اور ابھی بھی ایسے ڈپارٹمنٹس کے اندر جن کے لوگ چھپے بیٹھے ہیں اور پھر ان کے جو اوپر ان کے باسز بیٹھے ہوئے ہیں وہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ان کو منتھلی اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں مسرت صاحبہ کہ یہ ہر جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا, وہ پچھلی گورنمنٹ پہ بلیم کر دے کہ جی یہ ہم سے پہلے سسٹم خراب تھا؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا فرسٹ ٹائم آپ مجھے یہ بتائیں کبھی چینی کے اوپر کبھی پچھلی سابقہ گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن ہم نے کی ہے کبھی ایسی کی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو سابقہ لوگ گند بنا کے گئے ہیں, گھول کے گئے ہیں, اس کو نکالنا, اس پولوشن کو, وہ پولوٹیڈ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے کرپشن کے بینیفیشری آر دا ایگزیکیوٹر. تو ان کو ڈیل ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح سے کریں, لیکن اس میں کوئی اتنی مایوسی والی بات نہیں ہے. ہم نے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں گریجولی ریفارمز کر رہے ہیں, اور وہ دیکھیں چیزیں ٹھیک ہونی ہیں قانون کے تحت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹالرنس یا ایکسیپٹنس اگینسٹ کرپشن یا جہاں بھی بے ضابطگی ہو, چاہے اپنے لوگ بھی ہوں, تو زیرو ہونی چاہیے. وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہے, وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے, وہ تو نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ آگے کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا شخص ہے. ہی از جسٹ ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف آر پیپل. اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے اور ابھی تک ہم کامیابی سے آگے گامزن ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سپیڈ میں پرابلم ہوئی ہے, اور اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون اس چیز کے رستے میں رکاوٹ ہے. آخری سوال یہ بتائیے گا, پی ڈی ایم اب مارچ کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف, اور بڑے دھڑلے سے مارچ وہ کرنے جا رہی ہے.
کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں مرتضیٰ، دھڑلے سے تو اتنا ہی مارچ کرنے جا رہے جتنا انہوں نے آر یا پار کرنا تھا. 13 دسمبر سن کے عوام کے بھی کان پک گئے تھے، اور جن کو ان کی اوقات، سیاسی اوقات کی میں بات کر رہی ہوں، پتہ بھی تھی، وہ بھی شش و پنج کا شکار تھے کہ اتنے بلند و باغ دعوے، نعرے اور جتنی ہیوج اماؤنٹ آف منی انہوں نے اس جلسے کو کامیاب، اربوں روپے انہوں نے خرچ کر ڈالے، اور بندہ کیا نکلا؟ ایوریج 1000 1500 پر جماعت، 11 جماعتوں کا گٹھ جوڑ اور بندے 10 سے 11,000. اور اسی طرح کا ان کا عالی شان وہ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا. یاد رکھو کبھی بھی کوئی بھی تحریک ایک تو بغیر لیڈرشپ کے نہیں ہوتی. لیڈرشپ اگر آپ کی لنڈن میں بیٹھی ہو، وہاں پہ پرفضا مقام پہ انجوائے کر رہی ہو اپنے تمام اہل و عیال بیٹوں کے ساتھ، اور ایک بیٹی اگر اس باپ کو دکھا کے کہے گی کہ وہ کوئی ایک انقلاب لے آئے گی، تو انقلاب کبھی بھی ایسے نہیں آتے. الطاف حسین جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ اگر انقلاب لانے لگ گئے تو پھر تو بس دنیا کا نظام مجھے تو لگتا ہے درہم برہم ہو جائے گا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کی عوام نے اتنا ہمیں خوش کیا ہے، ہمیں اتنی اچھا لگا کہ ناؤ دے آر ریئلی ایک جاگی ہوئی قوم کی شکل میں سامنے آئے. جس طرح سے لاہوریوں نے، یہ نہیں کہ سیاسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، تمام لاہوریوں نے اور پنجاب نے ان کے گلے سڑے بیانیوں کو نہ صرف ریجیکٹ کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو پریفر کیا. انہوں نے، ان کے ورکرز نے ان کے کووڈ کے آگے یہ جس طرح سے ان کو ایکسپوز کرنے اور اپنے لوگوں کو مارنے کا ایک ذریعہ بنانے چلی تھی، دے ریفیوزڈ، اور انہوں نے ان کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا، آگے بھی میں رینٹ اے کراؤڈ کے بیسس پہ آپ کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے. اس کے لیے آپ کے پاس جذبہ، آپ کی جو فالوئنگ ہے، ان کو ایک مشن، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نکلے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نکلے ہیں. موسم میں ہم بیٹھے، کتنی گرمی میں ہم نے وہ دھرنا، لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا، 126 دن بیٹھے، بارشیں ہوتی تھیں اور خواتین بچے ہم کہیں نہیں اٹھ جاتے تھے. اور یہ کہ جی سردی زیادہ ہو گئی تھی تو لوگ چلے گئے، کبھی کچھ بہانے اور کبھی ثابت میڈیا کے اوپر بلیم گیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ ابھی بھی ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بری طریقے سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہر دن یہ 2 نالائق بچے اپنی سیاسی جماعتوں کو دفن کرنے کے پہ تلے ہوئے، ان کی سیاست کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ تو دفن ہو گئی ہے سیاست، اور ان کا بیانیہ آگے اگر اور چوک میں انہوں نے جنازے اپنے نکالنے ہیں سیاسی تو نکال لیں، اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود، تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے. پروگرام میں وقت ابھی بریک کا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں امبر رحیم شمسی، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ایک لمبے عرصے سے اس پیشے سے منسلک ہیں. ویلکم ٹو دا شو. امبر، آپ سے سوال بڑا اہم اور بڑا ضروری وہ یہ ہے، آپ نے بہت سارے ایسے جلسے دیکھے، ان کو کور کیا اور اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کیا، اس کے حوالے سے آپ نے کامنٹس دیے بھی اور لیے بھی. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ، آپ اس لاہور کے جلسے کو کتنا کامیاب دیکھتی ہیں PDM کے حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. دیکھیں ہم صرف گنتی کے حوالے سے اس کی کامیابی کو جانچ نہیں سکتے، اس کے کئی پہلو ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم صرف تعداد کی بات کریں، کتنے لوگ تھے جو غیر جانبدار ذرائع ہیں، جس میں پولیس ذرائع بھی شامل ہیں، جس میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی شامل ہے، کیونکہ میں خود وہاں نہیں تھی، وہ کہتے ہیں 30 سے 40 ہزار لوگ شاید وہاں موجود بالکل تھے اور بھرا ہوا تھا. اتنا بھرا ہوا نہیں تھا جتنا توقع کی جا رہی تھی، لیکن کافی لوگ موجود تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جمع کرنے کے مارکس دیے جائیں تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کو پھر ہم 6 یا 7 میں سے 10 نمبر دے سکتے ہیں، 6.5 نمبر چلے کہتے ہیں. اگر ہم انتظامی حوالے سے بات کریں، جس کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ شاید اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے، تو پھر ہم 3 میں سے 10 نمبر دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امپیکٹ کی بات کریں تو میرے خیال میں امپیکٹ بہت ہے اور اس میں 10 میں سے 10 نمبر دے سکتے ہیں. تو یہ میرے 2-3 پہلو ہیں اس پہ جانچنے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں امپیکٹ کے حوالے سے بات کریں، وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز ان کی جو کتوں والے، ان کے اپنے جو پیٹس ہیں ان کے ساتھ تصویریں
नशर हुई थी, सब ट्वीट हुई थी, जाहिर किया जा रहा था कि वो परेशान नहीं है, लेकिन उसके बाद उनका एक बहुत गुस्से वाला ट्वीट भी आया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस दौरान, उसके बाद आज तक की बात हो रही है मीडिया पे। हम तीसरा रोज है और हम अभी तक बात कर रहे हैं, और आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, लाहे अमल क्या होगा, हिकमत क्या होगी, हुकूमत क्या करेगी, ऑपोजिशन क्या करेगी, अभी तक बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो काफी है। ये बताएं अंबर, आपने 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं इम्पैक्ट को, और 3 आपने मैनेजमेंट को दिया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने वहाँ पे की, और 5 मार्क्स ओवरऑल क्राउड गैदरिंग को जो आपने दिए, या 6.5 मार्क्स आपने दिए। अच्छा, इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्या इम्पैक्ट इसका आज लोगों के ऊपर पड़ा है? लोगों के ऊपर आप सवाल आप ज्यादा स्पेसिफिक अगर कर सकते हैं तो मैं जवाब दे सकती हूँ। लोग बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। पीडीएम का कहना ये है कि हमने ये तमाम जलसे इस निज़ाम के खिलाफ किए हैं, और हमारे पे इतना प्रेशर है अवाम का इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ, जो भी ये कर रही है, जो भी इसने अभी तक किया है, कि वी आर देयर आउट ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है, इसका अवामी इम्पैक्ट क्या है? चले यूँ सवाल मुझे करने दें कि लोगों पे इसका क्या असर पड़ा है, क्या होगा इसके बाद? लोग जत्थों की सूरत में जुड़ जाएंगे और लॉन्ग मार्च करने के साथ इस्लामाबाद चले जाएंगे, क्या होगा? देखिए, इम्पैक्ट ये हुआ है लोगों के हवाले से कि लोग बातचीत कर रहे हैं, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है मुल्क में, उसकी वजह से परेशान है। इस वक्त आपको भी मालूम है कि इस वक्त जो गैस का बहरान है वो भी पैदा हुआ है, वो हुकूमती पॉलिसीज की वजह से पैदा हुआ है, और उसको और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक और मौका फराहम किया है हुकूमत ने, तनकीद करें और कहें कि देखें ये नाअहल हुकूमत है, इनसे ये भी नहीं संभाला जाता। दूसरी जानिब अगर हम बात कर सकते हैं कि एक जो मीडिया वॉर जो चल रही है, एक तरफ ऑपोजिशन की और दूसरी तरफ हुकूमत की, उसमें मैं कहूंगी उस पे भी लोग बातचीत जरूर कर रहे हैं। जो जाहिर है आप देखें कि एक बहुत पोजीशंस जो हार्डन हो गई हैं, उसमें जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं उनमें भी जो गुस्सा है वो भी ज्यादा बढ़ गया है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का इम्पैक्ट इस वक्त लोगों में नजर आ रहा है हर तरफ से, कि अगर उनको आसानियां उनके लिए पैदा नहीं हो रही, कोविड-19 एक तरफ से है, दूसरी तरफ से पेट्रोल की कीमतों में दोबारा से इजाफा हो रहा है, गैस की किल्लत का खदशा है, वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे सियासतदान, तो जाहिर है लोग और भी ज्यादा परेशान होंगे। तो दैट इज द इम्पैक्ट। अच्छा, ये बताएं अंबर कि अभी आपने गैस के बहरान का जिक्र किया, उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बड़ा गम और गुस्से का सुना इजहार किया वफाकी काबीना के इजलास के अंदर भी, और एक कमेटी पे उन्होंने कमेटी बना दी है, चेक करें कि जी पिछली कमेटी ने काम ठीक किया कि नहीं किया। गैस का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, इतने बहरान एकदम से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में क्यों आने लग गए हैं? आप किस तरह इसको एनालाइज करती हैं, और इससे किस तरह डील करेंगे अब इस गैस के बहरान से? महंगे दामों जबकि ये LNG जो है वो खरीदी जा रही है। जी देखिए, अगर हम इन बहरानों की बात करें तो ये फौरन तो नहीं आए। ये जब से हुकूमत आई है हमने एक के बाद एक देखा है कि बरवक्त फैसले नहीं लिए गए, और फिर सवाल ये भी पैदा होता है फिर किसको फायदा हुआ। जब चीनी का बहरान आया था, एक अच्छा कदम था कि उन्होंने एक रिपोर्ट, उसका कमीशन हुआ, उसके जो फाइंडिंग्स थी वो सबके सामने रखी, फिर कहा कि कार्रवाई होगी जो जो कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये कई माह गुजर गए, पूरा साल अब निकल गया है, कहाँ तक वो आगे बढ़ा है हमें नहीं मालूम। छोटी छोटी खबरें आ जाती हैं कि यहाँ छापा मारा, ये चल रहा है केस, वो चल रहा है, तो वो कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ी। हुकूमत पे जरूर दबाव बढ़ा। फिर हमने आटे का बहरान का भी यही इसी किस्म की बात देखी। फिर ये जो पेट्रोल की जो रिपोर्ट जिसके आपका भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो फर्नेस ऑयल कंपनीज हैं उनको बहुत फायदा हुआ है, 8 अरब का मेरे ख्याल में तकरीबन उनको फायदा पहुंचा है। ये इस साल जून की बात है। अब हम देख रहे हैं कि LNG पे भी उन्होंने बरवक्त फैसले नहीं किए, और अब उसको अवाम जो है वो नुकसान उठाएगी। या एक तरफ हुकूमत चाह रही है, कोशिश कर रही है कि आपका जो मईशत है वो चल पड़े। इसमें छोटी मोटी विक्ट्रीज हमें नजर आती हैं, लेकिन एक बड़ी जो विक्ट्री है वो अभी तक हाथ में नहीं आई। कर्जों में इजाफा हो रहा है, सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत को शायद ये नुकसान तो है। अब कुछ बात जरा यही भी कह रहे हैं कि अब इससे हुकूमत को मजीद उनकी परेशानी में इजाफा होगा, क्योंकि फिर जाहिर है अवाम किसको जिम्मेदार ठहराएगी। और बार बार तो अपोजिशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अपने देर से या ताखीर से फैसलों के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि ये बार बार बहरान क्यों पैदा हो रहे हैं, बर वक्त फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे। फिर ये भी सुनने में आता है कि काबीना में फिर गुस्से हो जाते हैं अरकान काबीना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि शायद या तो मुझे पता नहीं था, या दोबारा कमेटियां बना दी है। अब कमेटी पे कमेटी, कमीशन पे कमीशन,
मगर फिर कोई और एक नया बहरान पैदा हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज एक्चुअली मेरे ख्याल में ऑपोजिशन की जो उन्होंने अब ब्रेक दिया है, गैप दिया है, इसमें उससे ज्यादा जो प्रेशर या दबाव है हुकूमत की इस कारकर्दगी की वजह से है कि जब एक बहरान खत्म नहीं होता तो दूसरा पैदा हो जाता है. तो ये अंबर बताइए कि ये भी आपने जिक्र वफाकी काबीना का भी किया, उसमें भी एक म्यूज़िकल चेयर लगी है. हम देखते हैं अब तो पहले सालों की बात होती थी, अब शायद महीनों की बात होती है. मिनिस्टर्स जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं. ये बताएं कि कप्तान साहब जो अपने खिलाड़ियों की फील्डिंग खड़ी करते हैं कि भाई आप यहाँ से फील्ड करेंगे और आप यहाँ से फील्ड करेंगे, ये कप्तान साहब की डिसीजन मेकिंग में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, या जो खिलाड़ी वो वहाँ पे उस फील्डिंग के लिए खड़े कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है? तो कहा तो यही जाता है ना कि वजीर आज़म इमरान खान अब की क्रिकेटिंग के जो उनका करियर था वो देखते हैं कि वो बार बार अपने प्लेयर्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं सूरत हाल की को मद्देनजर रखते हुए. तो अगर मिसाल के तौर पर हम शेख रशीद साहब वजीर दाखिला बने हैं, एजाज शाह साहब की तबीयत के हवाले से बात हो रही थी, लॉबिंग भी हो रही थी, 2 सीनियर लीडर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनमें फवाद चौधरी और परवेज खटक साहब भी मौजूद थे, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उन्होंने तब्दील किया. अब सवाल फिर यही पैदा होता है कि वजह क्यों बनी, एजाज शाह साहब को फिर क्यों लगाया था जब उनकी तबीयत खराब थी. सो सिचुएशन चेंज होती है, उनका हक है कि वो तब्दील करते रहें, लेकिन उसका क्या फायदा होगा. अब शेख रशीद साहब रेलवे के हवाले से तो कम ही बात करते थे, सियासत से हवाले से ज्यादा बात करते थे. मेरे ख्याल में ही इज वेयर ही वांट्स टू बी और उनको फायदा हुआ है. तो इसमें जो एक इंटरनल विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनकी अपनी आपस में थोड़ी सी जंग चलती रहती है, लड़ाइयाँ छोटी मोटी चलती रहती हैं, उसकी एक अकास ये तब्दीलियां हैं. दूसरी तरफ ऑपोजिशन और उनकी तहरीक जो है उस हवाले से भी ये नजर आता है. लेकिन असल में मेरी नजर में जहां आपको पेट्रोलियम के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन जो है, असल तब्दीली तो वहां आनी चाहिए थी कि आपका एक तरफ ये पेट्रोलियम क्राइसिस था जून का और अब ये LNG वाला है, एनर्जी. तो यहाँ असल में कुछ मेरे ख्याल में तब्दीली आनी चाहिए थी. असल तब्दीली दाखिला में शायद इतनी जरूरत होगी या नहीं होगी मैं कह नहीं सकती, लेकिन दिस इज वेयर द रियल चेंज एंड अकाउंटेबिलिटी जो वजीर आज़म इमरान खान बात करते थे कि खुद से शुरू होगी, अपनी काबीना से शुरू होगी, यहाँ नजर आनी चाहिए थी. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, PDM की जो तहरीक है इसको आप इस जो लॉन्ग मार्च की सूरत में बदलना चाह रही है और गालिबन शायद इस्तीफों का ऐलान भी वो कहते हैं हम करेंगे, इसको आप आई ओपनर देखती हैं या आई वॉश देखती हैं? देखिए मेरी नजर में कि इन्होंने जो मोमेंटम अपनी बनाने की कोशिश की थी, जल्द से जुलूस मुल्क भर में, क्वेटा, कराची, पेशावर, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, ये मोमेंटम अगर बरकरार रखना था उनको तो ये गैप की जरूरत क्या थी? या तो ये हुकूमत को वक्त दे रहे हैं या कुछ बातचीत का मौका दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं या अपने लिए अपने आप को वक्त दे रहे हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. और बातचीत का ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि डायलॉग का वक्त भी खत्म हो गया है. तो मेरे ख्याल में इस वक्त इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये जरा सोच समझ के करेंगे. इस्तीफों का मामला इतना आसान नहीं है और हमें ये भी मालूम है कि डेडलाइन ऑपोजिशन के लिए भी बहुत ज्यादा सख्त है, मुकाबला भी सख्त है कि मार्च से पहले करना है. हमने आज भी ये देखा है कि इस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया है कि सेनेट के इंतखाबात से कबल वो चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, कुछ मशवरा लेंगे. हालांकि करना ऑपोजिशन से चाहिए क्योंकि 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी. सो जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत भी मेरे ख्याल में अब कोशिश कर रही है कि ये जो वक्त है वो NFC अवार्ड के हवाले से, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ये अपनी कुछ मर्जी की कानून साजी कर सके. दूसरी तरफ अपोजिशन भी इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी इनकी वाजे मुझे नहीं नजर आ रही फिलहाल. होगी, वाजे होगी, वक्त दे रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, मैं नहीं कह सकती, बट मुझे बहुत वाजे नहीं नजर आ रही. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ अंबर रहीम शमसी मौजूद थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. अब तक के लिए इतना ही. आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ीद तबसरों के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.